साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल को ये कहते हुए उसके ऊपर रोक लगा दी कि यूजीसी बिल में जो प्रावधान है वो बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट है। यूजीसी बिल के ऊपर लगातार देश में प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। सवर्ण नेता इस्तीफा दे रहे थे, सवर्ण अधिकारी इस्तीफा दे रहे थे और ये आंदोलन कहीं न कहीं देशव्यापी रूप लेना शुरू कर चुका था। और साथ ही साथ समाज में कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जो एससी और ओबीसी से आती हैं, उनसे जुड़ी हुई पार्टियां अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स को लेकर अपना शिगुफा छोड़ना शुरू कर चुकी थी। जैसे कि इस पर्टिकुलर विरोध को सवर्णवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से जोड़कर देखा जाने लगा था। यूजीसी बिल के माध्यम से सरकार यूनिवर्सिटी में समानता लागू करना चाहती थी। हम भी यूजीसी बिल को स्वीकार करते हैं और समानता के कानून को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप जरा इस बात पर गौर करिए। अगर ड्राफ्ट में इस बात का प्रावधान था कि शिकायतकर्ता अगर गलत शिकायत करता है और ये बात सिद्ध हो जाती है तो उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी, जब ड्राफ्ट में ये बात थी तो फिर बिल में इसको क्यों हटाया गया, इस प्रावधान को क्यों हटाया गया? मुझे नहीं लगता है कि किसी भी समाज से आने वाला व्यक्ति अपने समाज में किसी अपराधी को पोषित करेगा या उसको समर्थन देगा। अगर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर कोई गलत तरीके से आरोप लगाता है, कोई किसी के करियर को खराब करने के लिए आरोप लगाता है, कोई किसी के ऊपर ईर्ष्या की भावना से आरोप लगाता है, तो निश्चित तौर पर वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति का स्टूडेंट है। और अगर अपराध चाहे वो सवर्ण से हो, चाहे वो एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, अपराध भी होता है और उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसी बात की मांग सवर्ण कर रहे थे कि इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए कि अगर गलत शिकायत करता गलत शिकायत भी कर दे तो सामने वाला पीड़ित हो जाए, सामने वाले वो हर मुश्किल इस परिस्थिति से गुजरे, लेकिन गलत शिकायत सिद्ध होने पर भी शिकायतकर्ता के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। इसी को लेकर सवर्ण समाज विरोध कर रहा था। दूसरा विरोध का कारण ये था कि जब कोई पैनल बन रहा है जिस पैनल की जिम्मेदारी है कि ये जो केसेस उसके पास आते हैं उसको जानना, समझना और उसकी जांच करना कि असल में ये जो आरोप लगाया गया है वो सही है कि नहीं, अपराध हुआ है कि नहीं, तो उसमें एससी का होना मैंडेटरी रखा गया, ओबीसी का होना मैंडेटरी रखा गया, लेकिन सामान्य वर्ग का होना उसमें मैंडेटरी नहीं है। और कुछ तथाकथित विद्वान ये तर्क देने लगे कि अगर उसमें सामान्य वर्ग का कोई आदमी होगा और सामान्य वर्ग के खिलाफ कोई शिकायत आई है तो उसको वो स्वीकार नहीं करेगा और जाति के आधार पर वो फैसला देगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है वो भी तो ये बात कह सकता है कि जब शिकायत करने वाला ओबीसी है, शिकायत सुनने वाला ओबीसी है, तो हो सकता है कि उनका फैसला भी जाति के आधार पर आए। तो इस तरह का कानून ही नहीं बनना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव या जातिगत चर्चा पनपे। यानी जब फैसला लेना हो, जब जांच करना हो, जब अपराध को कंट्रोल करने की बात आती है तो वहाँ पर जाति के हिसाब से नहीं, मेरिट के हिसाब से व्यक्ति बैठना चाहिए था, लेकिन इसको जातिगत रंग दिया गया। मैं किसी भी समाज से आने वाले व्यक्ति से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये चाहते हैं कि कोई आपके ऊपर आरोप लगा दे, गलत आरोप लगा दे, आप गिरफ्तार हो जाएं, आप जेल की सज़ा काटें, आपका करियर बर्बाद हो जाए, लेकिन जब ये साबित हो जाए कि शिकायतकर्ता ने गलत शिकायत की है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो? इस बात को कौन स्वीकार करेगा? तो इतनी छोटी सी बात है, इस बात पर ध्यान देने की जगह, इस बात को समझने की जगह बेमतलब की चीज़ें इसमें घुसाई जा रही थी। मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सवर्णवाद, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता है, कोई तर्क ही नहीं बनता है। और कुछ लोग ये तर्क दे रहे थे कि मुट्ठी भर लोग, क्यों भाई? अगर मुट्ठी भर लोगों के ऊपर अत्याचार हो, अगर मुट्ठी भर लोगों के साथ गलत हो तो क्या वो गलत नहीं माना जाएगा? कहीं पर अगर 10 लोग खड़ा होकर एक व्यक्ति के साथ कोई गलत काम कर दे तो 10 व्यक्ति क्या सही हो जाएगा और एक व्यक्ति गलत हो जाएगा? तो कहने का मतलब मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन किस बात को लेकर विरोध कर रहे थे? इस बात को कहीं न कहीं गलत तरीके से हवा भी दी गई। ऐसा कहा गया कि कौन लोग यूजीसी के खिलाफ हैं और कौन लोग यूजीसी के साथ हैं। मैं यूजीसी के साथ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यूजीसी के माध्यम से कुछ ऐसे कानून बने जिससे किसी भी तरह का जातिगत नियम ना बने, किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटी में न पनपे। अपराधी कोई भी हो सकता है। अगर शिकायत करने वाला द्वेष की भावना से शिकायत करता है तो वो भी अपराधी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आए। उसको इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो एससी कम्युनिटी से आता है, वो ओबीसी कम्युनिटी से आता है। अगर वो गलत शिकायत करता है, किसी को गलत तरीके से फंसाने की शिकायत करता है और इस तरह का अपराध करने के बावजूद भी वो बच जाता है, तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से उनको बढ़ावा देने वाली बात होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि उसी के माध्यम सरकार कुछ ऐसे कानून लेकर आए जहाँ पर
जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, चाहे वो किसी भी आधार पर अगर भेदभाव होता है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले और तब यूनिवर्सिटीज़ में समानता का कानून लागू होगा। अगर कोई एक कम्युनिटी को किसी नियम से आपत्ति है तो उसके तर्क को सुनना चाहिए, उसके आधार को समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये बात इतनी मुश्किल है कि इसको नहीं समझा जा सकता है। गलत तरीके से शिकायत स्वीकार नहीं होगी, यही सवर्णों की मांग थी और इसी प्रावधान को बदलने के लिए विरोध हो रहा था। अगर न्याय की बात होगी तो उस पैनल में व्यक्ति मेरिट के आधार पर बैठेगा, जाति के आधार पर नहीं बैठेगा, यही मांग हो रही थी। अगर अपराध नहीं रुक रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस अपराध को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून किसी जाति के खिलाफ हो जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये कीड़ा बैठा रहता है, ये मानसिकता बैठी रहती है, कहीं कोई अपराध हो जाए तो उस अपराध के पीछे वो सवर्णवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, वो तमाम चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को तो इस बात से ही ये कानून सही लग रहा था या प्रावधान सही लग रहा था कि अगर सवर्णों के खिलाफ है तो निश्चित तौर पर यह कानून सही ही होगा। अब इस बात का क्या आधार है, इस बात का क्या तर्क है? ऐसे तमाम केसेस आए जहां पर SC ST के माध्यम से लोगों के ऊपर मुकदमे हुए और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर नकली यानी फर्जी SC ST के मुकदमे 50% तक हुए। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर 10-15 साल जेल में काटने के बाद ये साबित हुआ कि SC ST मुकदमा जो है, जो कंप्लेन करने वाला था वो गलत तरीके से शिकायत किया था और SC ST का मुकदमा फर्जी था। लेकिन जो व्यक्ति 10 साल या 15 साल जेल काट चुका है, आखिर उसके साथ अब न्याय कैसे होगा? और जिस व्यक्ति ने गलत तरीके से शिकायत किया उसके ऊपर फिर कार्रवाई क्यों ना हो? तो हमारे देश में कुछ ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि राजनीति के चक्कर में गलत चीज़ों को भी सही साबित करने का प्रयास किया जाता रहा है। आप अपने देश की अगर स्थिति को देखेंगे तो आज हमको आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। देश की आज़ादी के बाद संविधान बना, संविधान में देश में काफ़ी असमानता थी। दलित कम्युनिटी पीड़ित थी, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको रोजगार का अधिकार नहीं था, तमाम सारी चीज़ें थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना तो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। लेकिन संभव नहीं था कि एक झटके में सबको आर्थिक और सामाजिक रूप से बराबर किया जा सके, इसीलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण के लिए समय सीमा तय की गई और आरक्षण के लिए उसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य तय किया गया कि कितने समय में किस उद्देश्य की पूर्ति होनी है इस आरक्षण से, और उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद आरक्षण या तो समाप्त हो जाता या उसको रिव्यू किया जाता। आज आप देखेंगे तो सवर्ण समाज से आने वाला व्यक्ति भी ऐसी गरीबी का सामना करता हुआ मिल सकता है आपको, जो 2 वक्त की रोटी जुटाने अभी उसके लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसे OBC और ST समाज के लोग आपसे मिल सकते हैं जो डिफेंडर से चल रहे हैं, जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो क्या आवश्यकता नहीं है कि इस बात को आज रिव्यू किया जाए कि जो असल में गरीब है, जो असल में दलित है, उस तक लाभ पहुँचे? मैं अपने गांव में जाता हूं, वहां पर जो दलित कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं वो आज भी उसी स्थिति में रह रहे हैं। तो अगर रिव्यू होता है और दलित के डेफिनेशन को OBC के डेफिनेशन को तय किया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो असल में इसके हकदार हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इस बात को लोगों के जेहन में डाल दिया गया कि OBC मतलब फला जाति, SC ST मतलब फला जाति। अब OBC और SC ST सीधे सीधे जातियों से जुड़ गए, जबकि OBC और SC ST का मतलब है कि सोशल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस के आधार पर यह तय होना चाहिए कि कौन SC है, कौन ST है। तब उसका आधार कुछ और था। लेकिन आज आप देखेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री OBC समुदाय से आते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री OBC समुदाय से आते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति ST कम्युनिटी से आती हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो मुस्लिम रह चुके हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं वो मुस्लिम रह चुके हैं। यानी अब इस तरह का भेदभाव नहीं है कि आप एक फला कम्युनिटी से आते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। अब सारे अधिकार हर व्यक्ति को मिल रहे हैं और उन अधिकारों का उपयोग करके हर व्यक्ति समाज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जाति में बांटना या जाति के हिसाब से लोगों को आपस में लाना सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल नुस्खा है और कुछ नहीं। और अगर सवर्ण समाज इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहा था कि शिकायतकर्ता अगर गलत होता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें से कहीं कोई गलत बात नहीं है। इसमें इसको इस तरह से लोग प्रेजेंट करने लगे कि जो सवर्ण वर्ग है वो ये चाहता है कि यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता रहे। अरे भेदभाव तभी समाप्त नहीं होगा जब आप सवर्णों को जान से मार देंगे, सवर्णों का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। जब सवर्ण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तभी आपका भेदभाव समाप्त होगा।
लेकिन लोगों के जहन में जो ये भरा गया है, जो जहर बोया गया है, उसमें उन लोगों को ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होता है। अगर श्रवण इसको लेके बिलबिला रहा है, अगर श्रवण इसको लेके आवाज़ उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कानून सही ही होगा। कुछ लोगों का तो यूजीसी को सपोर्ट करने का ये भी तर्क था कि अगर श्रवण परेशान है तो निश्चित तौर पर ये कानून सही होगा। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए कि क्या गलत शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है और किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो क्या उस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए और उसके सत्यता के आधार पर व्यक्ति के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर इस तरह का कानून लागू कर देंगे कि सिर्फ आरोप भर लगा देने से सामने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए, सामने वाले व्यक्ति पर एक्शन हो जाए, और अगर ये पाया जाए, ये सिद्ध हो जाए कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति गलत था, उसका आरोप गलत था, तो फिर तो वो चुपचाप निकल जाएगा और उससे अन्य लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन लोग इसको स्वीकार कर रहे थे और कई लोग थे जो ये चाह रहे थे कि नहीं ऐसा ही कानून बने। तो ऐसे लोगों के तर्क का कोई आधार नहीं है। और इसके अलावा जो यूजीसी में जो प्रावधान है पूरा देश स्वीकार करता है, हम भी स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ मांग करते हैं कि यूजीसी में कुछ ऐसे सख्त प्रावधान को लागू किया जाए जिससे यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त हो और सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सवर्णों के द्वारा विरोध पूरे यूजीसी का नहीं किया जा रहा था। यूजीसी में किए गए कुछ प्रावधानों से इनको आपत्ति थी और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका आधार ये है कि नहीं, जो भी इसमें शामिल है भले ही शिकायतकर्ता गलत हो लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कानून होना चाहिए। और जो इस तरह का तर्क दे रहे हैं भगवान जाने कि वो किस तरह का न्याय चाहते हैं। और अगर उनको जज की कुर्सी पर बिठा दिया जाए तो सामने वाला सिर्फ सवर्ण है, इतना ही काफ़ी है उनको ये तय करने के लिए कि सामने वाला जरूर अपराधी होगा। और अगर इस तरह की मानसिकता रखते हैं और फिर वो लोग ये चाहते हैं कि हमें जज बनाया जाए, हमें नेता बनाया जाए, धन्य हो ऐसे बुद्धि का और धन्य हो ऐसे देशभक्ति का। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। और साथ ही साथ सरकार से ये आग्रह भी है कि यूजीसी के माध्यम से अगर दोबारा रिव्यू होता है, दोबारा अगर बिल बनता है तो उसमें इस तरह के प्रावधान किए जाएं कि जातिगत आधार पर भेदभाव ना हो, पीड़ित व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज का उसे न्याय मिले, और अगर अपराधी चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो एससी समुदाय से हो, चाहे वो एसटी से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे वो सामान्य से ही क्यों ना हो, वो किसी भी समुदाय से हो, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। दोस्तों, आपका इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।